गुजरात की धरती से शुरुआत करते हैं, जहां पीएम मोदी की ललकार उठी तो इस्लामाबाद तक हलचल मच गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साफ शब्दों में कहा कि आंख उठाओगे तो गोली मिलेगी, ऐसे शब्द जब बोले तो पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। पीएम मोदी का यह बयान सीधे उस देश के लिए था जो दशकों से भारत में आतंक फैला रहा था और कश्मीर में जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिशें करता रहा। लेकिन इस बार मोदी सरकार चुप नहीं बैठी। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में 5 आतंकियों ने निर्दोष 26 पर्यटकों को जब गोलियों से छलनी कर दिया तो उसके बाद अगले ही दिन हुई सुरक्षा बैठक में भारत ने 5 बड़े फैसले लेकर साफ कर दिया कि अब बात नहीं, सिर्फ जवाब होगा। 4 दिन तक चले इस जबरदस्त संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को सोशल मीडिया पर सीज फायर की पुष्टि कर एक पोस्ट किया। इससे साफ है कि अब भारत से बात नहीं, बल से जवाब देता है भारत। लेकिन अब पाकिस्तान इधर तिलमिलाया हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री के बयान पर पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि एक न्यूक्लियर देश के नेताओं को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अब सवाल यह कि जब पाकिस्तान की जमीन से आतंक का जहर भारत में घुसता है तब उसे शांति याद नहीं आती है क्या? जब निर्दोष हिंदू पर्यटकों, तीर्थयात्रियों को मारा जाता है तब पाकिस्तान नेताओं को शर्म क्यों नहीं आती है? अब पाकिस्तान यह कह रहा है कि भारत कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार हनन से ध्यान भटका रहा है। सच तो यह है कि पाकिस्तान खुद अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ फैलाकर कश्मीर में आतंक की खेती कर रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, जो खुद आतंकी संगठनों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं, अब वो बातचीत की बात कर रहे हैं। ईरान में शरीफ ने कहा कि वे भारत के साथ जल और कश्मीर जैसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, मगर वही शहबाज शरीफ जिन्होंने पुलवामा जैसे हमलों पर सवाल तक नहीं उठाया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को ऐसे देशों से बात करनी चाहिए जो खुद आतंक को पालते हैं? और रही बात सिंधु जल संधि की, तो आपको बता दें कि यह संधि 1960 में पंडित नेहरू और अयूब खान के बीच बातचीत हुई थी, जब भारत उदारता की मूर्ति बना बैठा था। लेकिन अब वो भारत नहीं है जब भारत पहले चेतावनी देता है फिर कार्रवाई करता है। भारत की नदियां भारत की हैं और अब भारत तय करेगा कि उसका दुश्मन को पानी देना है या नहीं। पाकिस्तान को अब समझना होगा कि यह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना भी जानता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही संदेश है कि राष्ट्र पहले, बाकी सब कुछ बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी बांग्लादेश की, जहां अंतरिम सरकार और सेना के बीच चल रहे टकराव पर बीते सोमवार को सेना ने बड़ा बयान दिया। सेना मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने देश में तख्ता पलट की अटकलों को झूठी अफवाह बताया। अधिकारियों ने यह साफ किया कि सेना का एक ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही ऐसी कोई चर्चा हुई है। हालांकि सेना ने साफ कहा कि रखाइन कॉरिडोर को इस संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए दो टूक ये भी कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पत्रकारों से बातचीत में सेना ने कहा कि कॉरिडोर एक संवेदनशील मुद्दा है। बांग्लादेश की सेना कभी भी ऐसी किसी कार्रवाई में शामिल नहीं होगी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। 22 मई को बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल बकार उद जमा ने साफ रूप से कहा था कि आम चुनाव दिसंबर 2025 से आगे नहीं टलने चाहिए। यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार को संवेदनशील मामलों पर निर्णय लेने का नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। सीमा जैसे मसलों पर जो भी सेना की राय लिए बिना फैसले किए जा रहे हैं, ये अस्वीकार्य हैं। ये फैसले एक निर्वाचित सरकार ही कर सकती है। सेना रखाइन कॉरिडोर को लेकर भी नाराज है। अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित इस कॉरिडोर को अंतरिम सरकार की मंजूरी दिए जाने की खबरों के बाद सेना भड़क गई थी। आर्मी चीफ ने इसे खूनी कॉरिडोर बताया था और इसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा भी। इस विवाद के बाद यूनुस सरकार ने बयान बदला और कहा कि कोई समझौता नहीं होता है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की अटकलों पर विराम लगा दिया। शनिवार को हुई सलाहकार परिषद की बैठक के बाद यूनुस के पद पर बने रहने की
पुष्टि की गई। प्लानिंग एडवाइजर वाहिदुद्दीन मोहम्मद ने कहा कि मोहम्मद यूनुस हमारे साथ बने रहेंगे और हम सबको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। हालांकि सेना चुनाव को टालने के पक्ष में नहीं है। वहीं यूनुस का कहना है कि चुनाव जनवरी-जून 2026 के बीच हो रहे हैं। यही बात टकराव की सबसे बड़ी वजह बन रही है। उधर वीएनपी और जमात इस्लामी जैसे विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव तेज कर दिया है और चेतावनी दी है, यदि अगर चुनावी रोड मैप जल्द घोषित नहीं किया गया तो उनका सहयोग वापस ले लिया जाए। सेना और छात्र संगठनों का भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे यूनुस सरकार का 5 साल तक बने रहने का सपना संकट में पड़ता नजर आता है। बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब अमेरिका की 2 प्रमुख टेक कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और जूम पर रूस के खिलाफ काम करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कंपनियों को रूस में अब दोबारा पैर जमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बीते सोमवार को मॉस्को में कारोबारियों के साथ एक बैठक में पुतिन ने कहा कि हम उन प्लेटफॉर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारी संप्रभुता को कमजोर करते हैं। हमें उन्होंने ये भी कहा कि इसे रोकना होगा। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस को जब विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए और अपनी स्थानीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए। पुतिन ने यह भी कहा कि वो उन कंपनियों को भी दोबारा रूस में काम करने की अनुमति नहीं देंगे जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2022 में देश छोड़कर चली गई थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हम उनके लिए रास्ता नहीं बनाएंगे, जैसे मैकडॉनल्ड्स के लिए उन्होंने नहीं बनाया। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट और जूम जैसी कंपनियों ने रूस में अपनी सेवाएं सीमित कर दी थी। इसके जवाब में रूस ने कई तकनीकी और आर्थिक मोर्चों पर आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी इंग्लैंड की, जहां लिवरपूल शहर में बीते सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार ने फुटबॉल क्लब की जीत का उत्सव मना रहे फैंस को रौंद दिया। इस हादसे में तकरीबन 47 लोग घायल हो गए, जिसमें 27 को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 20 लोगों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि इस घटना में तकरीबन 6 बजे के आसपास वाटर स्ट्रीट पर हुई थी, जब लिवरपूल फुटबॉल क्लब की प्रीमियर लीग में जीत के बाद विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी। पुलिस ने 53 वर्षीय आरोपी ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में आतंकी हमले की आशंका को खारिज कर दिया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परेड में लगभग 10 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घटना को लेकर जरूरी अटकलें ना लगाएं और सोशल मीडिया पर घटना के डरावने वीडियो और तस्वीरें साझा ना करें। पुलिस के अनुसार आरोपी स्थानीय निवासी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हादसे को चौंकाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि लिवरपूल की जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह हैं। मेरी संवेदनाएं घायलों और उनके परिवारों के साथ हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि पुलिस को जांच के लिए आवश्यक समय और स्थान दिया जाए। लिवरपूल फुटबॉल क्लब के प्रवक्ता ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पुलिस के संपर्क में हैं और ट्रॉफी परेड के दौरान वाटर स्ट्रीट पर जो घटना हुई उसकी जानकारी ले रहे हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सभी पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं। इंग्लैंड की टॉप फुटबॉल लीग प्रीमियम लीग 2024-25 सीजन बीते रविवार को समाप्त हुआ है, जहां लिवरपूल क्लब 84 अंकों के साथ विजेता बना, जबकि आर्सेनल 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। ये लिवरपूल की मौजूदा फॉर्मेट में दूसरी ट्रॉफी है। उत्तर कोरिया में एक जंगी जहाज की लॉन्चिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 5000 टन बजनी युद्धपोत लॉन्चिंग सेरेमनी के समय ही पानी में लुढ़क गया। ये घटना उस समय हुई जब तानाशाह किम जोंग उन इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जहाज का इस तरह पलट जाना न सिर्फ तकनीकी विफलता थी, बल्कि किम जोंग उन के लिए ये देश की गरिमा पर भी हमला माना गया। यही वजह है कि इस घटना के बाद किम ने इसे अक्षम्य अपराध करार देते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक जो अधिकारी हैं 4, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इन अधिकारियों की गिरफ्तारी उत्तर कोरिया के उत्तरी शहर चोंगजिन के शिपयार्ड से हुई है। चौथे आरोपी का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया है। आपको बताएं कि नॉर्थ कोरिया लीडरशिप वॉच के संस्थापक माइकल मैडन
निदर्शन से बात करते हुए जो वहाँ के और भी मीडिया संस्थान हैं उनसे बात की है और उसमें बात करते हुए अधिकारियों को ये साफ कहा कि सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला जाएगा बल्कि उन्हें गोली मारे जाने की भी आशंका जताई गई है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद उनके परिवार की कारोबारी गतिविधियों में तेजी आ गई है। एशियाई देशों में अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स ट्रंप कॉनवे को मिल रहे हैं और हैरानी की बात यह भी है कि इन सौदों में कई बार कानूनी प्रतिक्रियाओं को दरकिनार किया जा रहा है। वियतनाम के बिनकुक प्रांत में 13,000 करोड़ के ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ रिसोर्ट को सरकार ने राष्ट्रीय प्राथमिकता बताकर मंजूरी दे दी, जबकि जरूरी भूमि अधिग्रहण और वित्तीय जांच एजेंसी जैसी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं इंडोनेशिया के बाली और वेस्ट जावा में भी ट्रंप परिवार को विशेष रियायतों के साथ होटल और गोल्फ प्रोजेक्ट्स की पेशकश की जा रही है। सवाल अब ये उठता है कि क्या एक बार फिर से कारोबार और सत्ता की सीमाएं धुंधली हो रही हैं? यही नहीं, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि इस कतर सरकार के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बोइंग 7478 जंबो जेट गिफ्ट में दिया है। एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 3400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग प्लेस या उड़ता महल कहा जाता है। यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा तोहफा है। ट्रंप को इस प्लेन का इस्तेमाल करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार करना होगा। वहीं पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने भी अमेरिकी की राष्ट्रपति ट्रंप की साझेदारी वाले एआई प्रोजेक्ट्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली आवंटित की है, जिसका इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग और एआई डेटा सेंटर्स के संचालन में किया जाएगा। सरकार ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। पाक सरकार ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को वैध करने का ऐलान भी किया। सरकार के अनुसार देश के करीब 4 करोड़ क्रिप्टो करेंसी यूजर हैं, जिससे यह क्षेत्र निवेश के लिहाज से बेहद आकर्षक भी होता है। तो देखिए, तमाम विश्व के कई देश ऐसे हैं जो खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को रियायतें दे रहे हैं, जिससे अब ये भी नज़र आता है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को मदद देने के सहारे व्यापार को बढ़ाने की कोशिश जो है वो भी नज़र आती है। अमेरिका के साथ एक बार फिर वैश्विक रिश्तों को सुधारने के लिए और अपने अपने हितों को साधने के लिए दुनिया के कई देश जो हैं अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ा रहे हैं। कई सारे महंगे महंगे तोहफे, गिफ्ट्स जो हैं वो अमेरिका को दे रहे हैं, जिससे ये दर्शाता है कि किस तरह से अमेरिका से बेहतर रिश्तों के लिए देश अब अपने महंगे महंगे गिफ्ट्स जो है अमेरिका को दे रहे हैं। आपको बताएं कि इस खबर में हमने दिखाया कि किस तरह से यूएई जो है वो भी अमेरिका को अपना महंगा तोहफा जो है दे रही है। अब तक का सबसे महंगा तोहफा अमेरिका को दिया है, जिससे ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरह से महंगे तोहफे के बाद व्यापार के लिए अलग अलग देश अमेरिका के साथ संबंध बना रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जहां रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ मेदवेदेव की चेतावनी अब सामने आ गई है। उन्होंने कहा मैप जारी कर पूरे यूक्रेन पर कब्जे की उन्होंने चेतावनी दी है और ये ऐसे वक्त में सिर्फ पोलैंड से सटे छोटे इलाके को यूक्रेन दिखाया गया है, यानी कि छेड़छाड़ मैप के साथ की गई है और पूरे यूक्रेन का बफर जोन जो है उस पर चेतावनी दी गई। कहा कि हम इस पर कब्जे वाला जो मैप है वो दिया गया है। कीव को सैन्य सहायता जारी रही तो बफर जोन जो है उस पर हम कब्जा किया जाएगा। यानी आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि कीव को सैन्य सहायता जारी रही तो बफर जोन बनेगा यूक्रेन। यानी बफर जोन जो मैप दिखाया गया है इसमें बहुत कम हिस्सा आपको इसमें यूक्रेन का नजर आएगा। मैप से छेड़छाड़ की गई है और इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है।
कीव को सैन्य सहायता जारी रही तो बफर जोन बनेगा यूक्रेन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूसी मीडिया ने कहा ट्रंप का पीस प्लान दम अब तोड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप ही थे जिन्होंने यहाँ पीस प्लान, यानी कि जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर का ऐलान किया, वैसे ही वहाँ भी पीस प्लान दिया था। अब रूसी मीडिया ने कहा कि ट्रंप का पीस प्लान दम तोड़ रहा है, यानी एक तरफ वो पीस की बात, शांति की बात, अमन की बात, चैन की बात करते हैं, लेकिन इसी बीच में ये मैप जारी होना भी कई चीज़ों को दर्शाता है।